जो टॉपिक स्टार्ट होगा, सवाल तो हमने कर लिया और आगे और अब लेंस वेंस के सवाल तो हमने कर लिए पीछे, है ना। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। अब हमारे सिलेबस में वैसे तो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस दुनिया में मौजूद है, पर हमारे सिलेबस में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एक माइक्रोस्कोप पढ़ना है और एक टेलीस्कोप पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से पहले एक फंडामेंटल क्लियर करना है हमारा। मतलब भले ही ऑफिशियली यदि हम बात करें तो सिलेबस में माइक्रोस्कोप और सिर्फ टेलीस्कोप पढ़ानी है मुझे, लेकिन उससे पहले एक बात हमें अपनी आंखों के बारे में जाननी है। इस दुनिया में यदि सबसे अच्छा महंगा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो हमारी आंखें ही है बेटा। सबसे महंगा, जैसे तुम लाख हजार मतलब करोड़ों में भी नहीं दोगे किसी को, है ना। तो पहले ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भगवान ने लगा के भेजा, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में कुछ बात जानते हैं। मैं बायोलॉजिकल लेवल पे नहीं ले जा रहा हूँ, फिजिक्स के लेवल पे समझाऊंगा। इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं रेटिना, है ना, और रॉड्स कॉन्स ये सब चीजें बताऊंगा, है ना। मैं केवल जितनी मुझे फिजिक्स को जरूरत है उतनी बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले एक आई बॉल होती है। मैंने एक आई बॉल बना दी, ठीक है। अब इसने हंसना मत कि ये एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती, लेकिन कोई नहीं। मैंने कहा ना, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाने बैठा यार, मुझे जो फिजिक्स समझानी है वो समझना। ये सपोज करो मैंने आई बॉल बना दी, आई बॉल, ठीक। तो इसके अंदर ना आंखों में एक लेंस होता है जो जेली टाइप सब्सटेंस का बना होता है। जेली खाई होगी ना बच्चों के हाथ में जो होती है जेली, ठीक है। जेली टाइप सब्सटेंस का, कांच का नहीं, जेली टाइप सब्सटेंस का ये कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों में अंदर, ठीक है। जिसे आप दबा सकते हो ऐसे करके, क्यों करके, ठीक है। अच्छा, आपके हाथ में एक बैलून दे दूं मैं, मान लो इमेजिन करो बैलून दे दूं, ये बैलून है और दोनों मेरे हाथों के बीच में हो ये बैलून, ये बैलून। तो यदि मैं इसको यूं करूंगा तो बैलून ऐसे चौड़ जाएगा, और यूं करूंगा तो ऐसे फैल जाएगा। मान लो मेरे हाथों पे ग्लू लगी हुई है, ग्लू, और ये बैलून मेरे हाथ में फंसा दिया, ग्लू से चिपक गया यहां से, और यहां से बैलून चिपक गया। तो दोनों हाथ में यूं लाऊंगा तो बैलून मोटा हो जाएगा, और दोनों हाथ यूं ऊपर करूंगा तो बैलून थोड़ा पतला हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, ये जो लेंस है जेली टाइप सब्सटेंस का बना होता है। एक्चुअली ये हवा में नहीं लटका होता, ये हमारे एक मसल्स होती है जिसका नाम होता है सिलरी मसल्स। इन पे ये बेल्डिंग होती है इसकी, ऐसे मान लो बेल्डिंग, है ना। मतलब इससे परमानेंटली ग्लू की तरह अटैच है, ग्लू। ये जो मैंने ये चीज बनाई है, मेरी उंगलियां देखना, ये और ये, इसी को बोलते हैं सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। क्लियर है। इन पर यह लेंस टिका होता है, ओके। अब ये जो सिलरी मसल्स होती है, ये ना बड़ी, जैसे ना भगवान ने सेंसर बनाए हैं हमारे, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, है ना, कितने सारे सेंसर बनाए हैं आंख देखने के लिए। तो सिलरी मसल्स में एक क्षमता होती है, इनमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी की मदद से सिकुड़ भी सकती है, फैल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है, फैल भी सकती है, ठीक है ना। चलिए, अब एक्चुअली क्या होगा, अब सोचो, यदि ये सिकुड़ रही होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, तो ऐसे समझो मेरे हाथों के बीच में कोई लेंस है, हाथों के बीच में कोई लेंस है मेरी, और ये मेरे हाथ नहीं है, ये सिलरी मसल्स है, उनमें ये हाथ अब मेरे और ग्लू से चिपका दिया है, तो मैं सिलरी मसल्स, इसको बोलते हैं सिलरी मसल्स का सिकुड़ना। क्योंकि ये चीजें सिकुड़ेंगी, ऐसे छोटी हो जाएंगी, तो पता ना सिलरी मसल्स सिकुड़ेंगी तो लेंस ऐसे फैलेगा, है ना। और यदि सिलरी मसल्स फैल रही है ऐसे, तो लेंस मोटा हो जाएगा। क्योंकि यदि सिलरी मसल्स फैलेंगी तो यदि वो पास पास आएंगी तो बीच में जो बैलून था वो क्या हो जाएगा, बोलो, ऐसे मोटा हो जाएगा ना। चलिए मैं और क्लियर करता हूं। अब देखिए, अभी मैं समझाता हूं। और ये पीछे वाला पार्ट रेटिना होता है, जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं, आंखों की स्क्रीन। वैसे तो डिटेल में आंखें बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो अब देखिए किस तरीके से सिलरी मसल्स के फंडामेंटल देखते हैं, और आई लेंस के। जब कोई ऑब्जेक्ट फार अवे होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में है तो ऑब्जेक्ट किलोमीटर में है। तो जब बहुत दूर से लाइट आएंगी तो क्या होता है, देखेंगे इधर, तो ये जो लाइट आएंगी ऑब्वियसली पहले आई लेंस, इसे आई लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आई लेंस। आई लेंस जिसकी प्रॉपर्टी नेचर कॉन्वेक्स जैसी होती है, ठीक है। क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं मेरे फिगर की,
प्लीज कहीं अच्छा, ओके। अब आ जाइए, तो ये मैंने एरो डाल दिया, ये रे आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी या वेरी फार, ठीक है। तो ये लेंस इनको रेटिना पे जाके कन्वर्ट कर देता है और रेटिना पर इमेज बन रही होगी, ये रेटिना है, ठीक है। ये आई लेंस का काम है, ये जिम्मेदारी जैसे कानों को सुनने की दी है, लेंस को ये जिम्मेदारी दी है भगवान ने, ये यहाँ पे रेटिना पर इमेज बनती है इस समय, ठीक है। इस समय ना लेंस को कुछ करना नहीं होता, इस समय लेंस को कुछ नहीं करना होता, अपनी मिनिमम पावर शो कर रहा होता है। अब देखिए गौर से, ये जो गौर से देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जब ये रेस पे पड़ी, इस समय जो लेंस है इसे सबसे कम एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला है ये इस समय। अभी रुको समझ जाओगे। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है, ऑब्जेक्ट पास में आता है, हमारी सिलरी मसल्स, अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं आपको एक चीज दूं, एक टास्क दूं कि आपकी स्क्रीन फिक्स है और आपका लेंस फिक्स है, लेंस की पोजीशन नहीं छेड़ोगे आप, आपकी लेंस की पोजीशन नहीं छेड़ोगे, यहां पे लेंस ही रखना है, यहीं पे सी पर, यहां पे स्क्रीन है। अब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यदि इस स्क्रीन पे बन गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस स्क्रीन पे बन गई है, तो मुझे ये बताइएगा, वही लेंस वही स्क्रीन यदि ऑब्जेक्ट दूर हो जाए या पास हो जाए, तो जब आपका 1/v माइनस 1/u 1/f, यदि u चेंज हो जाए, जैसे ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो जाए, सपोज करो यहां से ऑब्जेक्ट यहां हो गया, तो u चेंज हो गया, तो v भी तो चेंज होगा ना, v जब u चेंज होगा तो v भी तो चेंज होगा। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यदि यहां बन रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज समवेयर एल्स बनेगी, समवेयर एल्स। तो फिर हमारी आंखों में ऐसा क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, स्क्रीन हर इमेज यहीं पे बनाती है वो आंखें, चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे पास हो। ये देखो, ये स्क्रीन है, ध्यान रखना, ये और ये लेंस है, ये दूरी तो फिक्स है, हमेशा इमेज यही क्यों बना देती है? ये हमारी आंखों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो उसका रीजन बताता हूं, बावजूद इसके कि ऑब्जेक्ट यहां हो, ऑब्जेक्ट यहां हो, ऑब्जेक्ट यहां हो, उंगलियां देखना चाहे, उंगली दिखी नहीं मेरे, ऑब्जेक्ट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, हमारी आंखें, हमारी आंखों का लेंस उससे रेटिना पर ही जाके कन्वर्ट कर देता है। लेकिन फॉर्मूले से सोचना, जब हमारा यू चेंज हो जाता है तो वी तो चेंज होना चाहिए ना, फिर उसी जगह पे कैसे बना देती आंखें? तो भगवान ने हमारी आंखों को एक वरदान दिया है, वो है जा लेंस, तू सिचुएशन के हिसाब से मोटा और पतला हो जाना, तू सिचुएशन के हिसाब से मोटा और पतला हो जाना। वरना नॉर्मली यदि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज उस लोकेशन पे बन ही नहीं सकती। आपको यदि एग्जैक्टली वही बनानी है, वही बनानी है, और आपने यू छेड़ दिया है, तो आपको लेंस हटा के दूसरा लेंस डालो। आपका यदि यू चेंज हुआ है और आप वी वही चाहते हो, तो फोकल लेंथ भी चेंज करो, कुछ ऐसी फोकल लेंथ जुगाड़ से ढूंढो कि उस यू की इमेज वापस वही बना दे। लेकिन थैंक गॉड, हमें हमें कभी एक बार बताओ, हम दूर का भी देख लेते हैं, पास का भी देख लेते हैं, क्या हम अपनी आंखें निकाल निकाल के चेंज करते हैं कि नहीं? अब वो पास आ गया, ये वाली आंखें निकाल देते हैं, दूसरी साइड कर देते हैं, हाँ अब दिख रहा है, अच्छा हुआ आंखें चेंज कर दी, नहीं तो दिखता नहीं। फिर हो कैसे जाता है? हो इसलिए जाता है, सुनिए, हो ऐसे जाता है, ये फिर से मैंने आई बॉल बनाई, आई बॉल, ये फिर से लेंस बना रहा हूं। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, अब जैसे सपोज करो ये ना हमारे पास एक कोई पॉइंट एन, एन नाम दे दिया मैंने, एन माने नियर पॉइंट, बाद में बताऊंगा नियर पॉइंट किसको बोलते हैं। ये ठीक है ना, ये सपोज करो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर। अब लाइट सब इससे पहले वाले फिगर में इनफाइनाइट से आ रही थी, दूर से आ रही थी, उससे दूर से आने वाली लाइट को बस यहां कन्वर्ट करना था। लेकिन अब बताइए, हमें ये भी ऑब्जेक्ट दिख ही जाता है ना, भगवान की कृपा से ये ऑब्जेक्ट भी हमें यहाँ रेटिना पे बनता हुआ, रेटिना पे बन जाता है, दिख जाता है। तो पता है, अब लेंस को फटाफट से कन्वर्ट करना है, ये रहे 25 से आ रही है ना, फटाफट कन्वर्ट करना है, तो हमारी सिलरी मसल्स क्या करती है? फैलने लग जाती है। सिलरी मसल्स मैंने थोड़ी फैला दी, सिलरी मसल्स फैला दी, यानी मेरे हाथ में जो बैलून है ना, यूं कर दो, तो लेंस की थिकनेस थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। बताओ होगी या नहीं होगी? अब लेंस की थिकनेस मोटी हो जाएगी तो लेंस की एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मोटे लेंस होते हैं ना, वो कन्वर्जिंग अच्छी करते हैं। तो अब क्या करेगा ये? इसको भी कन्वर्ट कर लेगा, ले लेगा रेटिना पे, आजा खोपचे में, आजा खोपचे में, यानी जो दूर से रे आ रही है उसे भी खोपचे में यानी रेटिना पे ले पा रहा है, और जो पास से रे आ रही है उन्हें भी रेटिना पर ले पा रहा है, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ।
एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। आप गौर से समझना, लेंस इस समय पतला है और इस समय लेंस मोटा हो गया है। कुछ नहीं, सिलरी मसल्स का कमाल है। सिलरी मसल्स, मेरे हाथ में बैलून है और ये मेरे दोनों हाथ सिलरी मसल्स है, और बैलून मेरे दोनों हाथों के बीच में ग्लू से चिपका हुआ है। तो बताना बैलून मोटा पतला हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा ऐसे करने पर, ऐसे करने पर। अब एक चीज और, इस समय लेंस मोटा हो गया, लेंस मोटा हो गया यानी सिलरी मसल्स खिंची हैं, सिलरी मसल्स खिंची हैं, क्योंकि सिलरी मसल्स ऐसे खिंचेंगी तभी तो ये यहां पर मोटा हो पाएगा। अब क्या होगा, आप ऐसे समझिए, ये रबड़, ये मैंने कहा ना इनमें इलास्टिसिटी होती है, ये रबड़ की रस्सियां हैं, ऐसे समझ लो, रबड़ की रस्सियां हैं जो यहां पर भी बेल्ट हो रही है और यहां पर भी बेल्ट हो रही है। अब जब सिलरी मसल्स खिंचेंगी तो क्या होगा, इनमें तनाव, टेंशन जिसे बोलते हैं, इनमें टेंशन जनरेट हो जाती है, आई बॉल पर यहां पर टेंशन जनरेट हो जाती है जैसे जैसे खिंचेंगी। इस समय तो खिंची ही नहीं रही वो, क्योंकि सिलरी मसल्स को कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज लेंस, ये जो लेंस है अपनी थिनेस्ट पोजीशन पर है, लेंस को अपनी फोकल लेंथ अपने को मोटा करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, सिलरी मसल्स को ना यूं होना पड़ेगा, यूं होना पड़ेगा, लेंस की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेंस को मोटा होना पड़ेगा। अब लेंस को जादू से तो मोटा होगा नहीं, तो सिलरी मसल्स यूं होती हैं। अब जब सिलरी मसल्स यूं होंगी, ये थोड़ा और बड़ा बना दिया, जैसे सिलरी मसल्स और बड़ी हो जाएंगी यूं, ये सिलरी मसल्स हैं, तो यहां खींचेंगी। एक बात तो रबड़ आपने लटका दी और रबड़ को मैं यूं खींचूं तो ऊपर तो टेंशन जनरेट हो गई, तो यहां पर टेंशन जनरेट होने लग जाती है। पहली बात समझ में आ गई। तो जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, सिलरी मसल्स पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा, ये वो रे डायग्राम है जब लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, रेटिना पे कर दिया लेंस ने। ये वो रे डायग्राम है जब लाइट 25 सेंटीमीटर से आ रही है और उसको भी रेटिना पर ले लिया। अब हमारी आंख, अब इससे यदि पास आती है तो सिलरी मसल्स को और फैलना पड़ेगा, बोलो, सिलरी मसल्स को और फैलना पड़ेगा ना, है ना। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, लिमिट होती है। रबड़ भी एक लिमिट से ज्यादा खींचती नहीं है। सिलरी मसल्स, यदि हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए, मान लो 20 सेंटीमीटर पे लाए, जैसे इसमें इन्फिनिटी पे था, फिर 100, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके मान लो 25 पे लिया, लेकिन अब और पास ला रहा हूं, तो पता है सिलरी मसल सरेंडर कर देती कि भैया अब नहीं खींच पाएंगे हम, वी आर इन फुल एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन सिलरी मसल्स। यानी यदि मैं आपसे कहूं कि मैं ऑब्जेक्ट यहां ले आया, मान लो दिस इज ऑब्जेक्ट, अब वो साफ मना कर देगा कि मैं इससे ज्यादा नहीं खींच सकता, इससे ज्यादा मोटा नहीं हो सकता। तो यानी अब ये ऑब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल नहीं दिखेगा। अब एक बात बताओ, आप ये पढ़ते हो एनसीईआरटी, यूं पढ़ते हो ना, तो 25 से यहां से आंखों, देखो ऐसे, ये आंखें मेरी, ये 25 सेंटीमीटर, ये जितने भी प्रिंटेड लेटर है इसे ये एन मान लो, तो मैं यूं तो देख लूंगा, पढ़ लेता हूँ ना, है ना। यूं पढ़ पाता हूँ कभी, यूं पढ़ते हो आप, यूं आंखों में यूं है, यूं करके रे ऑप्टिक्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे पढ़ पाते हो आप? क्यों कभी ऐसे? अच्छा एक बात, यूं दिख रहा है, दूर देखना, दूर दिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, पास आके अच्छा दिखता है, तो फिर तो और पास आने पे अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखना चाहिए। अब क्यों नहीं दिख रहा बताओ? यूं चलो और पास ऐसे कर देता हूं मैं, देखना दिख ही नहीं रहा मुझे, उसका रीजन है अच्छा सॉरी, माँ बिल्कुल बढ़िया डायलॉग, माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। तो इसका मतलब तुमने सिलरी मसल्स की ऐसी कर दी, पूरी पूरा खींच लिया, वसूल लिया, जूस निकाल दिए। तो इसीलिए जो नॉर्मल आई है, जो ये नॉर्मल आई है, ये मतलब चाहे बंदा कितना भी स्मार्ट हैंडसम गुड लुकिंग हो, उसकी भी एक लिमिट है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट खिसकाओगे तो लेंस मना कर देगा कि अब नहीं कर पाऊंगा, मैं मोटा हो गया, जो एडजस्टमेंट होना था, ठीक है ना। तो हमारी आंखें कहां से कहां तक की रेंज, हम 25 से लेके इंफिनिटी तक का देख सकते हैं, 25 से लेके 26, 27 इंफिनिटी तक, बशर्ते लाइट आनी चाहिए। अब बताना, मून को देख पाते हैं कि नहीं, कितनी दूर है, लाइट आ रही है इसलिए देख पा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब वहां से लाइट हमारी आंखों में गिरे, तो मून है, सन है, इतनी दूर से लाइट आ रही है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो रेंज है, ध्यान रखना, वो इंफिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक की लिमिट है किसी भी हेल्दी आई की। और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता चला जाता है, ये 25, 26, 27, क्योंकि सिलरी मसल्स की इलास्टिसिटी
एजिंग इफेक्ट के साथ और कमजोर हो जाती है, वो इतना भी नहीं एक्सटेंड हो पाती, ठीक है, लेकिन मुझे उधर जाना ही नहीं है। अब इस समय गौर से देखिए, लेंस, इस समय जो लेंस है इस समय अपनी थिनेस्ट पोजीशन पर है। थिनेस्ट माने, देखना मेरी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है, पतली तो होता है ना, थिनेस्ट माने पतली तो होता है नहीं, थिन, हाँ। तो इस समय अपनी थिनेस्ट पोजीशन पर है, और इस समय, ठीक है, और इस समय अपनी थिकेस्ट सिचुएशन पर है, थिकेस्ट, यानी आंखों का जो ये जो जेल, अच्छा है, ये कांच का नहीं होता, भगवान ने बड़ा, मैंने कहा ना सबसे बड़ा साइंटिस्ट ही भगवान है, ये बड़ा जेली टाइप सब्सटेंस का बना है। कांच का होता तो ये मोटा पतला होता ही नहीं। वो तो अच्छा हो कि ये मोटा पतला हो जाता है और फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है, फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को भी यहां दिखा लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को भी एडजस्ट कर लेगा, यहां होगा ये, यहां और लास्ट इसको एडजस्ट कर लिया। अब सुनना, ध्यान रखना, जब लेंस जितना पतला होता है उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी उतनी कम होती है। तो इन दोनों फिगर में उसकी हाईएस्ट कन्वर्जिंग एबिलिटी किस समय है, पहले फिगर में या दूसरे फिगर में, बताइए। आंखों की कन्वर्जिंग एबिलिटी किस फिगर में, बिल्कुल ठीक, ये। तो इस समय लेंस थिकेस्ट है, इससे मोटा नहीं हो सकता तो पावर मैक्सिमम है, और इससे पतला नहीं हो सकता तो इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी मिनिमम है। ये याद रखेंगे, भले ही इसमें से चवन्नी कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये भी सच है, यदि ये वर्डिंग्स नहीं समझ में आएंगी तो आगे के माइक्रोस्कोप वगैरह भी समझ में नहीं आएंगे, रटने पड़ेंगे। अब एक और चीज मैंने बताया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है सिलरी मसल्स का काम बढ़ जाता है, लेंस का काम बढ़ जाता है। यहां तो बड़े कंफर्टेबल देख लिया, यहां तो बड़ा कंफर्टेबल था, कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही एफर्टलेस बन गई इमेज। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा सिलरी मसल्स को यूं 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 होना पड़ेगा, है ना ये। अब मैंने क्या बताया, सिलरी मसल्स, जब आप बताना, एक रबड़ है, रबड़ का तार ऊपर बांध दिया मैंने, एक रबड़ का तार यूं बांध दिया। अब यदि मैं ऐसे खींचू नहीं तो इसमें टेंशन है ही नहीं, लेकिन यदि मैं नीचे से पकड़ के खींचने लग जाऊं इसे, तो यार टेंशन बढ़ती चली जाएगी कि नहीं, यहां टेंशन बढ़ती चली जाएगी, तो सेम यहां पर ना टेंशन बढ़ने लग जाती है। तो इस समय, अब मान लो मैं कोई रीडिंग कर रहा हूं, और मान लो 1 घंटे तक रीडिंग की मैंने, है ना, ये रीडिंग कर रहा हूं, तो इतने 1 घंटे तक सिलरी मसल्स टाइट रही, उस 1 घंटे तक। तो इसीलिए इसका मतलब जब टाइट रही तो यहां प्रेशर जनरेट होता है, यहां पर। अब ये कोई छत की दीवार तो है नहीं, आपकी आंखें ही है। इसीलिए जब थोड़ी देर रीडिंग करते हो तो आप यहां रख के अपनी आंखों को रिलैक्स करते हो, क्योंकि थक चुकी हैं आंखें। आंखों का थकना समझ में आया, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख रखा है, नियर रख रखा है, और रीडिंग किए जा रहे हो, सिलरी मसल्स पे प्रेशर लगा ही हुआ है, सिलरी मसल्स पे प्रेशर लगा ही हुआ है। आंखों का थकने का रीजन यही है। तो इस समय सिलरी मसल्स आर इन मैक्सिमम टेंशन, इस समय सिलरी मसल्स पर मैक्सिमम टेंशन है, और इस समय कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, नो टेंशन। आंखें मैक्सिमम और हो गई है, और सिलरी मसल्स आर इन मैक्सिमम रिलैक्स्ड कंडीशन, मैक्सिमम रिलैक्स्ड कंडीशन, याद रखना। इस समय सिलरी मसल्स मैक्सिमम रिलैक्स है। तो अब सुनिए, यहीं से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अगला पड़ाव, हाँ अगली, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये तो चाहेंगे। अच्छा एक बताओ, पता है हम जब लड़की पसंद करते हैं शादी के लिए तो क्या चाहते हैं, सुंदर भी हो, है ना, नौकरी भी करती हो, दहेज में ये भी आ जाए, चाहे साला खुद कुछ भी हो, है ना, है नहीं, बुने हुए आलू की तरह हो, लेकिन चाहते तो यही है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हमारी फरमाइश सुनना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम क्या चाहेंगे पता है, केवल ये नहीं चाहेंगे कि तू हमें एनलार्ज करके दिखा, हम पता है उसको एक चीज और डालते हैं, तो यार तू हमारी आंखों को परेशान मत करियो, कोशिश कर कि एनलार्ज भी दिख जाए और रिलैक्स्ड भी रहे। यानी ये हमारा फेवरेबल होता है, मतलब हमारे को मन तो यही करता है कि सारे काम ऐसे ही हो जाए, वो तो मजबूरी में यहां आना पड़ता है हमें। अब किताबें इतनी दूर से नहीं पढ़ सकते, छोटे छोटे लेटर होते हैं, उनको पास में लाना पड़ता है। तो इस समय गौर से सुनना, जब सिलरी मसल्स मैक्सिमम रिलैक्स होती है, ये वाली, तो हम इसको सिलरी मसल्स के इस एडजस्टमेंट को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये शब्द रट लेना, नॉर्मल एडजस्टमेंट। शॉर्ट में मैं ऐसे एन बोलूंगा, एन डॉट ए डॉट। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये सवाल नहीं आने वाला कभी,
लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि जब हमारी आंखों का लेंस थिनेस्ट होता है, सिल्वरी मसल्स मैक्सिमम रिलैक्स होती हैं, मजा आता है, सब कुछ एफर्टलेसली दिख रहा होता है, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं सिल्वरी मसल्स का। और नाउ इन दिस सिचुएशन सिल्वरी मसल्स आर इन मैक्सिमम टेंशन, ठीक है ना, एंड आई बॉल इज जनरेटिंग मैक्सिमम पावर, आई बॉल इज जनरेटिंग मिनिमम पावर। क्लियर है यहां तक? और इस एबिलिटी को, ये एबिलिटी कि कौन सी एबिलिटी कि हमारी आंखें फार ऑब्जेक्ट के हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है, पास आता है तो उसके हिसाब से। अच्छा, इसके और इसके बीच में बहुत सारे एडजस्टमेंट है भाई। अब इस समय इंफिनिटी पे रखा है, 100 मीटर के अलग फिगर बनेगा, 200 मीटर का अलग बनेगा, लेकिन ये और ये एक्सट्रीम कंडीशन है आंखों की। तो यहां से लेके यहां तक आई बॉल का अपने आप ही सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाना, इस एबिलिटी को एकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस। ये खूबी आज तक डिजाइन हुए किसी भी लाखों रुपए के लेंस में नहीं हुई है, क्योंकि आंखें अपने आप एडजस्ट हो जाती है। वरना आप कितना बढ़िया भी डीएसएलआर लिया ना, देखना आप फोटो खींच रहे हो ना बढ़िया, ये अचानक ऑब्जेक्ट ने मूव कर लिया, अचानक ऑब्जेक्ट मूव कर गया, तुमको ज्यादा फोकल लेंथ खुद से ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। यदि अच्छा फोटो खींचना है, बोलो करते हो ही नहीं, आपने एक बढ़िया सा सेटिंग की उसकी डीएसएलआर में, फोटो क्लिक करने वाले था, ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो गया, फिर से सेटिंग चेंज करो, आपको करनी पड़ेगी तब एडजस्टमेंट दोबारा होगा। लेकिन आंखें अपने आप ही कर लेती है, हालांकि उसमें लिमिट लगी हुई है, ये लिमिट ये, ठीक है। तो आंखों के बारे में इतना जानना जरूरी था यदि आपको आगे बढ़ना है तो। अब आगे बढ़ते हैं, होपफुली यहां तक याद रखोगे ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी। और बीइंग ए बढ़िया, मैंने फालतू में, सीरियसली फालतू में कुछ नहीं पढ़ाया। ये मत सोचना कि अपनी स्मार्टनेस झाड़ने के लिए पढ़ा दिया, ये सब चीजें काम में आएंगी। ये वर्ड काम में आएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस सिल्वरी मसल्स मजे में, है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा। पापा पापा, एक लड़का बोलता है पापा पापा मुझे चश्मा लगवा दो, मुझे दूर का नहीं दिखता। अच्छा दूर का नहीं दिखता, चल ठीक है, ऊपर छत पे ले गए। वो क्या है पापा? चंद्रमा। थप्पड़ मारा, अबे और कितनी दूर देखेगा तू, अबे और कितनी दूर दिखेगा। तो आइए ऐसी आंखों से लड़ते हैं। यानी ऐसी एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये चश्मा लगाता हूं तो लड़कियां मुझे देखती नहीं है, चश्मा लगाता हूं तो लड़कियां मुझे देखती नहीं, तो उतार दो। तो लड़कियां दिखती नहीं है, फिर लड़कियां नहीं दिखती। चलो अब आ जाइए, अब आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। सबसे पहले आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, हालांकि इसमें दो टाइप है, सिंपल और कंपाउंड। कोशिश करूंगा सिंपल आज कंप्लीट हो जाए, कोशिश करूंगा मैं, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। माइक्रोस्कोप से हम कब यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं जब सारा ऑब्जेक्ट बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट हो, टाइनी ऑब्जेक्ट हो और उसको हम ठीक से कंफर्टेबल तरीके से नहीं देख पाते। आजकल तुम देखते हो साला उस पे चावल के दाने पे गायत्री मंत्र लिख देते हैं, कभी सुना है? नहीं, चावल के दाने पे गायत्री मंत्र लिख दिया, अब उसने तो लिख दिया, तुम कैसे पढ़ोगे? चावल का दाना है, गायत्री मंत्र लिख दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना जो लेटरों को बड़ा कर करके दिखाए। तो आइए माइक्रोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा हम में से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अंतर नहीं जानते, डिटेल में तो धीमे धीमे सीख ही जाओगे, हल्का सा अंतर बताता हूं। माइक्रोस्कोप में हम तब यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो या ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला सकते हो। मतलब सपोज करो, वो देखा है ना, अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप बताता हूं। देखो जैसे यदि मुझे किसी डॉक्टर का गेटअप देना है किसी नाटक में, तो मैं क्या करूंगा? व्हाइट कोट पहना दूंगा, ये आला लटका दूंगा, है ना। वकील का देना है गेटअप तो काला कोट लटका दूंगा, ये पुलिस का गेटअप देना है तो पुलिस की वर्दी पहना दूंगा और ये डंडा दे दूंगा। अच्छा यदि जासूस का गेटअप देना है, एक लंबी सी कैप, काला सा लंबा सा कोट, उसके हाथों में एक हाथ में लेंस भी दे देते हैं ये। तो यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये जो अंदर लेंस है ना, यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब सुनिए इसका पर्पस क्या होता है। एक्चुअली मैं क्या बता रहा था, हाँ कहां पे आ गया, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का जो बेसिक अंतर है पहले उसे समझिए। माइक्रोस्कोप हम तब यूज करते हैं जब जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, क्या बेटा और स्मार्टनेस का गेटअप देना है तो नहीं समझ में आएगा। हाँ इसी को दीक्षा कह रही है, ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का एक स्टाइलिश नेम है सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी ये तो धोखा हो गया।
तो धोखा तो 11 से आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम दे दिया। और आप जानते थे क्या पढ़ा था हमने उसमें, लेंथ में लेंथ जोड़ते हैं, मास में मास घटाते। तो दीक्षा को ये लग रहा है कि ये तो धोखा कर दिया सर ने, ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। सुन, यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप फिजिक्स की लैंग्वेज में, है ना। अब मैं किसी को यूं बोलूं साइंस की लैंग्वेज, ओ यू होमो सैपियंस, हो गया ना स्टाइल, तो बस वही है। इसका फिजिक्स में सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब सुनिए, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अंतर समझिए। माइक्रोस्कोप हम वहां यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है, टेलीस्कोप भी वहीं यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है हमें नॉर्मली। लेकिन अंतर क्या है, माइक्रोस्कोप में या तो हम ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हैं या ऑब्जेक्ट को पास बुला सकते हैं। जैसे मुझे लेटर सपोज करो बहुत महीन है, छोटे छोटे, तो या तो मान लो मैंने वो लेंस ले लिया ये, तो या तो मैं लेंस को ऐसे ऐसे पास लाऊंगा या ऑब्जेक्ट को पास ला सकता हूं ना, ये तो माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे। लेकिन अब जैसे साला कोई स्टार है, बहुत छोटा दिख रहा है, ना तो तुम उसके पास जा सकते ना स्टार को पास, पता ना स्टार को यार तू थोड़ा छोटा दिख रहा है, पास ही है, वो नहीं कर सकते ना। तो जब ऐसी सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट को हमें दूर से ही देखना पड़ेगा, दूर से ही देखना पड़ेगा क्रश की तरह, है ना, तब टेलीस्कोप यूज करते हैं। चलिए अब आ जाओ तो माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप यूज करने से पहले बेसिक समझिए, फिर से आते हैं आई बॉल बना रहा हूं, ये रही मेरी आई बॉल। हालांकि बेटा आई बॉल परफेक्टली वो नहीं होती स्फेरिकल, थोड़ी सी बल्किंग होती है आगे की तरफ, कॉर्निया वाला पार्ट थोड़ा निकल रहा होता है। लेकिन मैंने बार बार बोलूंगा बायोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठा हूं यहाँ। ये मेरी आई बॉल है, ठीक, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। अब मैंने ना इसमें ना लेंस भी नहीं बना रहा, मैं सारा लेंस भी नहीं बना रहा, अब इसी में बोल दिया मैंने, है ना। अब बस कुछ थोड़े से वोकैबुलरी सीखिए, जिसे जनरली हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। आंखों के केस में उसका एक नाम और है विजुअल एक्सेस। विजुअल एक्सेस मतलब है प्रिंसिपल एक्सेस ही, पर आंखों के केस में एक नाम और हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे सपोज करो बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट है, वो यहां रखा हुआ है। अब होगा तो बहुत टाइनी, लेकिन इतना बड़ा मुझे बनाना तो पड़ेगा ना, आप तक फिगर पहुंचे, वरना इतने इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को कोई बड़ा, अब जो चीज पहले से बड़ा दिख रही है उसके लिए क्यों यूज करोगे तुम, है ना। चलिए तो अब होता क्या है समझिएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये आई बॉल है और ये समवेयर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, मतलब एच की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत। मैंने तो इतनी बड़ी दिखा दी, वरना इतनी, अच्छा बताओ इतनी सी होगी, तो अब मैं कुछ समझा पाऊंगा क्या इसमें, आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, ठीक। अब आ जाओ तो देखिए बेटा, इतना होगा तो इतना छोटा, लेकिन इतने पे तो मैं फिजिक्स नहीं डिलीवर कर पाऊंगा ना, तो इसलिए थोड़ी सी फ्रीडम ले रहा हूं। ये मैंने एक एच ऑब्जेक्ट लिया, एच हाइट का। अब देखिए सुनिए, आंखों पर ये किस तरीके से सिचुएशन जनरेट हुई होगी, इससे बहुत सारी रे जाएंगी, लेकिन मैंने उनमें से सिर्फ एक रे ट्रेस की है, सिर्फ एक रे कि टॉप वाली, ये ऐसे समझ लो, ऐसे, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो रेटिना पर इमेज बन रही होगी वो इतने एरिया में बन रही होगी, बस इतने में। अब रेटिना में जैसी बन रही होगी दिमाग में वैसी मैसेज जाएंगे कि भैया ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई, पक्का। और मैंने इस एंगल को नाम दे दिया, ध्यान से सुनना, सपोज करो थीटा। ये जो एंगल बनना है इसको लिख दिया थीटा, अंदर नहीं लिख पा रहा हूं इसलिए बाहर लिख दिया थीटा। तो बेटा ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा होगा, समझ में आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा ही होगा। अब मान लो यदि ये एच बहुत छोटा है तो ये थीटा भी छोटा बनेगा, तो इधर भी थीटा छोटा बनेगा, तो फिर रेटिना पे एक छोटा इंप्रेशन आएगा और आपके रेटिना पे एक छोटी इमेज बन रही होगी। क्लियर है यहां तक। अब आप चाहते हो कि थोड़ा बड़ा दिखे, हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो हम एकदम से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बुलाते क्या आजा आजा माइक्रोस्कोप हमारी मदद कर दे। पहले हम क्या करते हैं, या तो खुद ऑब्जेक्ट के पास चले जाओ या ऑब्जेक्ट पास लाए, देखो या तो ऑब्जेक्ट यदि पास ला सकते हो तो ऑब्जेक्ट को पास ले आओ, या खुद ऑब्जेक्ट के पास चले जाओ। जैसे सपोज करो एक खंबे पे कुछ लिखा हुआ है, खंबे पे, अब खंबा तो आपके पास आएगा नहीं, तो आप पास चले जाओ उसके, खंबे पे तो जा ही सकते हो। अच्छा कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि अकबर ने अपने किले पे ये क्यों लिखवाया होगा कि श्वेता आई लव यू है। अकबर ने अपने लाल लाल पत्रों पे ये क्यों लिखवाता होगा, ये यू दिल बना दिया, तीर बना दिए, श्वेता आई लव यू, अकबर क्यों लिखवाता होगा ये, आई डोंट नो। ठीक है, उस समय भी यानी श्वेता नाम चलन में होगा। चलिए सर वो अकबर नहीं लिखता, ये नए निब्बा निब्बी लिखते हैं। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा इसमें दे देखिए एक और चीज,
चलो वहां किले पे लिखी बदतमीजी लिखी है नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। एक और पब्लिक टॉयलेट में लिखाएंगे कि नेहा आई लव यू। जैसे उनके अपनी नेहा पे भरोसा हो कि नेहा कहीं जाए या नहीं जाए, उस बॉय टॉयलेट में जरूर जाएगी नेहा आई लव यू पढ़ने, है नहीं। हाँ चलो मुद्दे पर आते हैं। अब ये रहा एच हमारा, ये एच यहां थीटा बनाया उसने विजुअल एक्सिस पर, इसको विजुअल एंगल बोलते हैं, ठीक, विजुअल एंगल बोलते हैं। यहां पे भी वही विजुअल एंगल बनेगा और रेटिना पे उस हाइट का इंप्रेशन बनेगा। अब लेकिन सोचो यदि एच छोटा है तो ये भाई साहब भी छोटे होंगे, ये भी छोटा होगा, रेटिना पर इमेज छोटी बनेगी। अब चाहते हो आपकी इमेज बड़ी बने, ठीक है, पागल बाबा मंदिर में पता नहीं क्या क्या लिखा है, अच्छा पता नहीं बेटा वहां, है नहीं। अब सुनिए मेरी बात ठीक से सुनना, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पास लिया हूं, सब लोग देखना, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ला रहा हूं, वही हाइट है बेटा, वही हाइट, ऑब्जेक्ट बस पास लाया हूं, तो पास लाने से क्या फर्क पड़ जाता है, पास लाने से। अच्छा आपको ने धमाल में वो वाला डायलॉग सुना है, वो वाला कि ये टाइगर स्लोली स्लोली बड़ा क्यों हो रहा है, याद आ रहा है वो सीन, आइकॉनिक सीन। जावेद जाफरी कहता है कि यार ये टाइगर स्लोली स्लोली बड़ा क्यों हो रहा है, ठीक। चलिए तो वही चीज, तो अब मैं बताता हूं कि वो जब वो पास आ रहा था ना, वो पास आ रहा था, तो जब वो पास आएगा तो अब आप इधर देखिए, अब इसका विजुअल एंगल देखिए बेटा, विजुअल एंगल कैच करिएगा, पहले से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है बताइए, पहले से बड़ा बना विजुअल एंगल या छोटा बना। यदि वो टाइगर को बड़ा ये पास आ गया तो साफ दिख रहा है, ठीक है, बस अंधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो ये थीटा बनना था, अब ये थीटा डैश हो गया, देखो ये ऐसे बन रहे हैं और ये ऐसे बन रहा है। तो अब आप समझ गए कि कोई ऑब्जेक्ट जब पास आता है तो देखो थीटा से बड़ा थीटा डैश है, थीटा से बड़ा थीटा डैश है नहीं, थीटा से बड़ा थीटा डैश, तो रेटिना पर बड़ा इंप्रेशन आ रहा है नहीं आ रहा, रेटिना पे और बड़ा इंप्रेशन आएगा, तो वो चीजें बड़ी दिखने लग जाएंगी। वो टाइगर इसलिए बड़ा दिख रहा था उसको कि ये टाइगर स्लोली स्लोली क्यों बड़ा हो रहा है, ठीक है। यानी आपने इस डायग्राम से सबसे पहले ये चीज सीखी कि एकदम से जल्दबाजी मत करो, घबराओ नहीं, कोई चीज छोटी दिख रही तो आप उसके पास चले जाओ, या वो पॉसिबल है वो पास लेके आओ। तो जब ये डिस्टेंस कम होती है इन दोनों के ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में, तो विजुअल एंगल स्टार्ट टू इंक्रीज। अच्छा और पास ला रहा हूं मैं, बताइए यदि और पास ला रहा हूं, वही एच हाइट का ऑब्जेक्ट, वही एच हाइट का ऑब्जेक्ट, तो फील करिए आप, अब यहां से एंगल बनेगा ना, यहीं से दिख रहा है, ये थोड़ी भसड़ जरूर हो रही है लेकिन फील तो हो रहा है, ये और बड़ा एंगल बनेगा, वो और बड़ा दिखेगा। तो हमारी जो कोशिश होती है, हमारी आंखों की जो कोशिश होती है, यदि कोई ऑब्जेक्ट छोटा है और हम उसे देखना चाहते हैं और अनकंफर्टेबल है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास चले जाते हैं या उस ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला लेते हैं, डिस्टेंस कम करते हैं। उसका असर यहां दिख रहा होगा, उसको क्या दिख रहा होगा कि आपका हर अगले स्टेप में विजुअल एंगल बढ़ रहा है, थीटा से बड़ा थीटा डैश, थीटा डैश से बड़ा थीटा डबल डैश, ये जो अगला एंगल है वो थीटा डबल डैश है। लेकिन इसमें एक लिमिट है, लिमिट क्या है वो अगले फिगर में दिखा रहा हूं। वही आई बॉल है आपकी, वही आई बॉल है, वही। अब मैं ऑब्जेक्ट को लास्ट यहीं तक तो खिसका सकता हूं, जो मैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत भसड़ हो गई, चौथा फिगर बनाता तो बहुत भयंकर भसड़ हो जाती। तो आप ये मान लो कि ये वही बना रहा हूं, लेकिन भसड़ बचने के लिए थोड़ा अलग कर दिया, हर अगले स्टेप में आगे ला रहा हूं, आगे ला रहा हूं और आगे ला रहा हूं। तो आप ये हरकत 25D, अच्छा जनरली जैसे 3 × 10⁸ बार वन सबको पता है क्या चीज है, सी लिख देते हैं ना सिंपली, है ना। तो जैसे 3.14 को सिंपली पाई बोल देते हैं, तो 25 सेंटीमीटर को यहां हम सिंपली डी बोल देंगे, यानी डी का मतलब ही 25 है, ध्यान रखना कांस्टेंट है वो, यानी डी 25। अब बताइए ऑब्जेक्ट खिसका खिसका के मैं यहां ले आया, यहां ले आया, तो इस समय भी कुछ ना कुछ विजुअल एंगल बनना होगा। मान लो इस विजुअल एंगल का नाम है अल्फा। तो अब मेरा डायलॉग सुनना, ये जो अल्फा बन रहा है ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है, मैक्सिमम, थीटा डैश से बड़ा और थीटा डबल डैश ट्रिपल डैश ये, लेकिन अल्फा सबसे लास्ट विजुअल एंगल होगा। क्यों 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 सबसे लास्ट होगा सर? जैसे आप और पास ला रहे हो और पास ला रहे हो, ओनली और पास, लेकिन मैंने अभी बताया था ना इससे ज्यादा पास लाएंगे तो आंखों की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, आंखें साफ मना कर देंगे कि 25 से पास तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। तो यानी किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप अपनी तरफ से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ा फील करना चाहते हो तो उसको किस डिस्टेंस पे रखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर।
और 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि उस समय बनने वाला जो विजुअल एंगल होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। अब समस्या क्या है, यहां तक तो आपने अपनी बुद्धि चला ली, यहां तक तो। अब मान लो 25 सेंटीमीटर पे रखने के बावजूद भी, मान लो इतना छोटा लेटर है कि 25 सेंटीमीटर पर रखने के बावजूद भी आप कंफर्टेबल नहीं हो, विजन कंफर्टेबल नहीं है। एच इतना छोटा है, अब इस डिस्टेंस में बोल रहा हूं, एच इतना छोटा है, एच इतना छोटा है, एच इतना छोटा है, तो अल्फा इतना छोटा है, अल्फा इतना छोटा है कि रेटिना पे, सोचो, इमेजिन करो, चलो मैं इसी को आपके लिए इस एच को बहुत नन्हा सा कर दिया, इमेजिन करो 25 सेंटीमीटर पे, तो सोचो कितना मामूली सा अल्फा बनना होगा। तो अब क्या करें, अब तक तो हमने ये कर लिया कि पास ले आए या खुद पास चले गए, अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं कर सकते हम, अब तो हमें किसी बाहरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शक्तियां तो खत्म हो चुकी। अब आएगा माइक्रोस्कोप। अब सुनना, अब आपकी मदद के लिए, यदि आप, अब देखो यहां से यहां तक तो आपको मदद की जरूरत थी नहीं, यदि आपका काम यहां हो गया तो काय की मदद, छोड़ो, हो गया काम। मान लो यहां नहीं हुआ तो यहां कर लो, यदि आपका यहां काम हो गया तो फिर आप क्यों किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे। और अब मान लो यदि आपका यहाँ पे भी काम नहीं हो पा रहा, ये विजन, ये अल्फा बहुत छोटा है फिगर में, फिर भी मैंने बड़ा बना रखा है, फिगर पे मत जाना, तो फिर क्या करोगे, तो फिर आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कहता है टेंशन मत लो बिड़ू, मैं आ रहा हूं। अब मैं आपकी आंखों पर ये अल्फा बनना है ना, मैं बीटा कर दूंगा उसे, बड़ा करके बीटा। तो यानी माइक्रोस्कोप, अभी मैंने सिर्फ टेलर दिया है, पूरी पिक्चर बताऊंगा अभी। माइक्रोस्कोप की एंट्री से, माइक्रोस्कोप की एंट्री से अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू बीटा हो जाएगी। वो कैसे होगा वो मेरे पे छोड़ो, वो तो समझा दूंगा मैं। अल्फा को वो बीटा कर देगा, और बीटा थोड़ा बड़ा करके ही आएगा बड़ा। तो ये बताओ अच्छी बात हुई या नहीं हुई। ये होता है माइक्रोस्कोप का काम। उसकी कोशिश होती है कि जिस अल्फा पे आपने सरेंडर कर दिया था, आपकी आंखों पे ने सरेंडर कर दिया था, और ध्यान रखना हमारा अल्फा की डेफिनेशन फिक्स है, अल्फा इज दैट विजुअल एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर। इस 25 सेंटीमीटर का एक नाम हो रहा है लंबा सा, 25 सेंटीमीटर का एक नाम हो रहा है, वो भी सुन लो, लीस्ट डिस्टेंस, क्योंकि मैं इस शब्द को भी यूज करूंगा आगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ। तो यानी अब ये क्या करेगा, तो देखिए 25, हमें ये बता रहा था, सॉरी, 25 सेंटीमीटर को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। एक नाम और ये भी है, शब्दों को तोड़ के समझिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस है, इससे कम करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका विजन चीजों को डिफरेंशिएट करने में, डिस्टिंक्ट करने में खराब हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आप अपनी आंखों के पास रखिए, जैसे कोई भी लेटर देखिए और 25 के पास लाओगे तो आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे होगे कि ये डब्ल्यू लिख रहा है, ये ई लिख रहा है, ये कुछ दिखेगा ही नहीं ढंग से। तो इसलिए इसका एक लंबा सा नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई की 25 सेंटीमीटर होती है। सवाल में नहीं दे रखा हो तो हम 25 ही लेके चलते हैं इसको। हाँ, तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, हमने माइक्रोस्कोप से, हे माइक्रोस्कोप देवता हमारी मदद कर दे। अब आएंगे माइक्रोस्कोप देवता और वो कहेंगे अच्छा तथास्तु, तुम्हारे अल्फा को मैं बीटा कर दूंगा बढ़ा के। तो अब सुनिए, जब ये भर जाएगा, जो मैं माइक्रोस्कोप की वर्किंग हेडिंग डालूंगा ना तब बताऊंगा कैसे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले बीटा अपॉन अल्फा के रेशियो को कैपिटल एम बोलेंगे। जैसे आप किसी मशीन की एफिशिएंसी निकालते थे ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, मशीन की एफिशिएंसी है ना, कि ऊपर लिख दिया कि आउटपुट, नीचे लिख दिया इनपुट, कि हमने उसे कितना इनपुट दिया, उसके बाद उसके बदले में कितना एफिशिएंसी निकालते थे ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ऐसे ही यहां पर हम एज ए अल्फा तो इनपुट देंगे और आउटपुट के रूप में माइक्रोस्कोप उसे बीटा करेगा। तो इस रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट ने इसको अल्फा को बीटा किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट ने, जैसे जिस मशीन ने आई को ओ कर दिया है, उसको उस मशीन की एफिशिएंसी बोलेंगे। ये इस इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। और एक और चीज, जैसे हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते थे लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि लेंथ थी, ये लेंथ थी, लेंथ, तो लेंथ के रेशियो को लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये एंगल है, ये किसका एंगल है, इमेज जो बनाएगी, और ये ऑब्जेक्ट का एंगल, तो इसका एक नाम हो रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन।
एक नाम और है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये समझ में आ गया या नहीं आ गया बोलो? बस बीटा दिखाना बाकी है मेरा, वो मैं दिखा दूंगा, आराम से दिखाऊंगा तसल्ली से। अब एक दिक्कत जो मुझे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ानी पड़ती है, कुछ टॉपिक है फिजिक्स में जो एनसीईआरटी अलग बोल देती है और डिफरेंट रैंडम बुक में देखोगे कुछ और, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें एनसीईआरटी को ही ओबे करना होता है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो ये होता है बीटा अपॉन अल्फा, लेकिन एनसीईआरटी में इसे मॉड करके पढ़ाया गया है, तो मैं भी फिर मॉड करके ही पढ़ाऊंगा। मतलब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है ना? तो इसलिए यहां पे ध्यान रखना, हमें एनसीईआरटी को ओबे करना है क्योंकि पेपर ही एनसीईआरटी के थ्रू देना है। तो बीटा अपॉन अल्फा नहीं, मॉड बीटा अपॉन अल्फा को मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं, पर्दा उठाते हैं कि ये माइक्रोस्कोप अल्फा को इनपुट करके बीटा कैसे जनरेट करेगा, या हमको ये काबिलियत देगा, शक्ति देगा, है ना? कि चलो देखिए, तो हमारे पास सिलेबस में दो माइक्रोस्कोप हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। आज कोशिश करूंगा सिंपल पूरा हो जाए, कंपाउंड को तो नहीं छेड़ूंगा। तो आज शुरू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है? शॉर्ट में मैं एसएम बोलूंगा ये, लेकिन हरामखोरी वाला शॉर्ट है, सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैंने वो ह्यूमन आई बनाई, पहले देखेंगे बेटा सब लोग, ह्यूमन आई बनाई, दिख रहा है ना? इतने से काम हो जाना तो चाहिए, थोड़ी और चलो। अब पहले मैं उस सीन को लेके आता हूं, उस सीन को लेके आता हूं जब ऑब्जेक्ट हमारा h हाइट यहां पर है, सब लोग देखना, ये h है और ये d डिस्टेंस है। इसने अल्फा एंगल बनाया था, और अभी मैंने कोई बताइए, इस एंगल को नाम अल्फा दिया था ना, पीछे भी अल्फा बना था। ये आई है वाली, ध्यान रखना, आई है ह्यूमन आई। अभी अभी जो मैंने फिगर मिटाया है वो यही तो था। अल्फा किस एंगल को नाम दिया है मैंने? उस विजुअल एंगल को जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर आ गया, देखो डी डिस्टेंस बोला है उस, ठीक है ना? अब ये एच छोटा होगा तभी तो माइक्रोस्कोप को पुकारा है, माइक्रोस्कोप देता आजा। लेकिन फिलहाल यहां पर यदि मैं अल्फा को नियरली इक्वल टू 10 अल्फा लिखूं, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, आपकी सोच से भी ज्यादा छोटा, इतना छोटा कर देना, तो जो अल्फा यदि छोटा है तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, छोटे एंगल में अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हो। तो उस 10 अल्फा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन डी लिखोगे आप। होपफुली ये समझ में आ गया, एच अपॉन डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, आप बताइए, भूल गए हो तो दोबारा पूछना, बताइए इसे आगे बढ़ा लूं मैं, इसे आगे बढ़ा लूं? आगे बढ़ते ही अल्फा बढ़ जाएगा, बोलो, उसी को बीटा बोल देंगे। अब यदि मैं डायरेक्टली इसको बढ़ाता हूं तो आंखें मना कर देंगी कि ऐसे भी एंगल को बढ़ा के क्या फायदा जब चीजें क्लियर ना दिखे। तो अब मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस क्या लग गए? रेस्ट्रिक्शन ये लग गए कि आंखों ने मना कर दिया कि भैया तुम आगे मत लाइए इसको, हम आपको क्लियर विजन जनरेट नहीं करके दे सकते। लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसे फर्दर आगे ले जाओगे। कैसे? मैंने फिर से आई बॉल बनाई, फिर से आई बॉल बनाई यहां पे, ठीक है? अब देखिए, और यहां रख दिया मैंने इसकी आंखों के सामने कॉन्वेक्स लेंस, वही सिंपल जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हो। अब ध्यान रखना, दो लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से। पास में सवाल किए ना, एक ये रहा लेंस, एक ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप। यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, यही, बस इसकी फोकल लेंथ, अच्छा वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? फोकल लेंथ बता ही देता हूं, डी से कम होनी चाहिए। तो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ डी से कम हो, डी कितना? 25, डी से 25 से कम हो, 24 हो, 20 हो, ये हो, वो एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप का पर्पस सॉल्व कर देगा। अब देखते हैं वो क्या होगा। अब मुझे बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस समय रे सीधे आंखों पे जा रही, इस लेंस पर इसने कर लिया। लेकिन अब यदि मैं यहां लेंस लगा दूंगा, जैसे कि आप यूं लगाते हो, देखो एक बार इस सीन को देखना कि मैं, ये ऑब्जेक्ट है, मेरी आंखें, ये वाला फिगर, लेकिन यदि मैं यहां वो जासूस वाला लेंस लगा दूंगा, अब बताइए किताबों की जो रे होंगी, लेटर की रे, सबसे पहले किस पे पड़ेंगी? पहले इस पे पड़ेंगी, कि पहले मेरी छाती से गुजरोगी तुम। तो इसका मतलब सुनेंगे, अब जैसे ही कोई जासूस मैग्नीफाइंग ग्लास लगाता है किसी ऑब्जेक्ट के सामने, तो जो रे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हटाया मैंने, तो जो रे मेरी आंखों पर डायरेक्ट आ रही थी,
मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने पर पहले मैग्नीफाइंग ग्लास पे आएंगी, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास आपकी आंखों में भेजेगा। बहुत सिंपल है बेटा। जैसे पास में आपने सवाल किया कि नहीं लेंस के कॉम्बिनेशन को, कि इसकी रिफ्रैक्टेड रे, इसकी रिफ्रैक्टेड रे, इसकी इंसिडेंट रे होती है, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होती है। तो बस आपको वही एटीट्यूड के साथ समझना है। अब इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए ऑब्जेक्ट होंगी, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ट्रू और फॉल्स? आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ट्रू और फॉल्स? आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है इस समय। बिल्कुल ठीक हर्ष, मतलब आपका आंसर ठीक। जी हाँ, फॉल्स। तो किसके लिए ये ऑब्जेक्ट? ऐसे हम लिख दिए मैंने यहां पे, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो आंखों को तो अब इस बात की टेंशन है कि मुझे लेंस क्या दिखाएगा। इस समय तो आंखों को ही देखना पड़ रहा था, तो आंखों के लिए ऑब्जेक्ट था। अब पता है क्या, अब हम ये भी मैं बता दूंगा 25 से कम क्यों। अब मैं अच्छा सीध में लाऊंगा, ये इस समय कहां रखा हुआ है 25 पर। अब मैं ऑब्जेक्ट को आगे खिसका रहा हूं। इस फिगर को देखना, मैं बिल्कुल सीध में लेके आना चाह रहा हूं। मैंने आई बॉल की जगह एग्जैक्टली आई बॉल बनाई है और आई बॉल के जस्ट बगल में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। बस अंतर यह है कि ये दो लेंस के बीच में कुछ गैप था। ये लेंस जनरली हम सटा के रखते हैं, बिल्कुल सटा के रखते हैं, आंखों के क्लोज रखते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट को खिसका रहा हूं। मुझे ये बताइए पहले इस फिगर में, यदि मैं ऑब्जेक्ट आगे खिसकाता हूं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ये बताओ। यदि मैं इसको आगे खिसकाता हूं तो अल्फा की वैल्यू, ऑब्जेक्ट गंदा दिखेगा उसे छोड़ो, यदि इसे आगे बढ़ाता हूं तो अल्फा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यदि इसको आगे खिसकाता हूं तो विजुअल एंगल तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि नहीं, कि खींच नहीं सकते, इसको आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि क्लियर विजन खराब, मतलब विजन खराब हो रहा है। लेकिन अब मैंने खिसका लिया। अब बताइए ये मुझे क्यों? ध्यान रखना, ये पॉइंट ये था, 25 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस ये थी, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट को फिर भी खिसका लिया। अब हमारी आंखों, देखिए अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, यहां पे क्यों नहीं खिसका रहा था? क्योंकि आंखें मना कर रही थी। अब क्यों खिसका लिया? आंखें कह रही है कि मुझे क्या इस बात की, मुझे क्या टेंशन, क्योंकि तू तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ 25 से बड़ी होनी चाहिए, किससे? 25 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ उल्टा बोल गया, सॉरी 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 सॉरी, 25 से छोटी, सॉरी 25 से छोटी। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, एक काम करता हूं, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां खिसका दिया, यहां, ठीक है। अब बताइए इसकी जो फोकल लेंथ है वो 25 से छोटी है। मैं एक मिनट डी अपॉन एफ, हाँ 25 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि मैंने ऑब्जेक्ट को इधर खिसका दिया तो पहली बात दिमाग में से ये टेंशन निकाल देना, सर आप यहां तो मना कर रहे थे, यहां तो मना कर रहे थे कि आगे मत खिसकाना, यहां तो मना कर रहे थे, अब यहां क्यों खिसका रहे हो? तो मैं ये कहूंगा खिसकाओ, क्योंकि अभी आंखों की टेंशन अभी नहीं हुई है। अब इसको इतना खिसकाओ, इतना खिसकाओ कि इसके फोकस पे ले आना। अब मुझे एक बात बताइए, फोकस डी से देखो, दो एक पॉइंट ये रहा, ये ऊपर से ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो ये रहा, ये दूरी 25 है, ये दूरी 25 है, और फोकल लेंथ 25 से छोटा है, तो फोकल पॉइंट इसका यहां होगा, यानी इस पॉइंट के इधर होगा फोकल पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट को खिसकाइए और इमेजिन करिए ऑब्जेक्ट को खिसका के मैं फोकस पे ले आया, लेंस के फोकस पे। अब मुझे ये बताइए कि विजुअल एंगल बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा? यदि मैं एक ऐसे ही करके एंगल, एक मिनट, यू लाइन, तो ये वाला एंगल बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? बोलो, बढ़ा तो होगा, लेकिन हमें तो ये देखना है आंखों को क्या दिखेगा। तो चलिए, नई घोड़ी नई चाल, लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एंगल क्योंकि आगे खिसका गए हैं तो बीटा हो चुका है, ये एंगल बीटा हो चुका है, लेकिन देखते हैं आंखों को, और ये बीटा है तो रफली ये एंगल भी बीटा होगा पीछे, भाई वर्टिकली अपोजिट से ये भी बीटा होगा, ये बीटा है तो ये भी, तो यानी जिस आंखों पर पहले अल्फा एंगल बनना था वो बीटा बनना था, जिस पर पहले अल्फा बनना था वो बीटा बनने लगा। अब रुकिए, इसकी एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे जाएगी, और एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस पे जाएगी ऐसे, तो ये रे जाएंगी इंफिनिटी पर। एक मिनट समझाता हूं धीमे धीमे, नहीं समझ में आया तो पूछना। ये लेंस है, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, आंखों को भूल जाओ, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इसके फोकस पे, इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया है मैंने एच हाइट का। और जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के
फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, यदि आप भूल गए हो तो 1/v माइनस 1/u 1/f। बताना यदि मैं इस इक्वेशन को लेंस के लिए यूज करूं कॉन्वेक्स, तो ये प्लस एफ होगा और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है माइनस एफ पर, माइनस माइनस प्लस, v इनफाइनाइट बन रहा है, तो इसलिए इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। अब सुनना, ये तो था लेंस ने किया, इस वाले लेंस ने की, इसकी रे यू गई तो ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वो तो सीधी चली जाएगी, और जो रे यू गई वो फोकस से गई इन्फिनिटी से बनी। अब इसकी रिफ्रैक्टेड रे, इसकी इंसिडेंट रे है, तो आप मुझे बताओगे आंखों का ऑब्जेक्ट कहां है इस समय? आंखों का ऑब्जेक्ट, लेंस का ऑब्जेक्ट ये रहा, लेंस की इमेज ये रही, आंखों, लेंस का ऑब्जेक्ट ये रहा, लेंस की इमेज ये रही, आंखों का ऑब्जेक्ट कौन है? बिल्कुल ठीक हर्ष, आंखों के लिए ऑब्जेक्ट हो गया इंफिनिटी पर, आंखों के लिए ऑब्जेक्ट हो गया इंफिनिटी पर। अब आंखों को ये नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए हमें इस बात की टेंशन नहीं है कि सर इसे आगे क्यों खिसका लिया, क्योंकि आंखों को कौन सा ऐसे देख रहे हैं। हाँ, एक चीज और बताइए, मैं बताता हूं, यदि मैं ये लेंस खींच दूं तो आंखों को ये दिखे, आंखों के लिए फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। यदि मैं इस लेंस को खींच दूं, बताइए, इस लेंस को यदि मैं खींच दूं तो आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये 25, ये वाला पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट का नाम मैं मान लो ए दे देता हूं, तो ये रहा वो पॉइंट ए, पॉइंट ए इज एट 25 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो यदि मैं इस लेंस को हटा दूं तो आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ढंग से नहीं दिखेगा। लेकिन अब हमें कोई गिला शिकवा इसलिए नहीं है, हमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आंखों के लिए तो ऑब्जेक्ट यहां पर है। यदि आपने मेरे द्वारा पढ़ाई गई ऑप्टिक्स को तमीज से सीखा है तो सिंपल वही आर्गुमेंट कि इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसकी इंसिडेंट रे है, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताइए, पता है यहाँ पे एक तीर से दो शिकार हुए हैं, यहां एक तीर से दो शिकार हुए हैं। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो कि बीटा बढ़ चुका है? ये एग्री करते हो कि पास लाने की वजह से बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी? बोलो, इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि नहीं कि इस फिगर में जो अल्फा बनना है और इस फिगर में जो बीटा बनना है, बीटा बड़ा है ना, बीटा बड़ा है। बोलो, एक कोई सेटिस्फाइड हुआ है, केवल एक हर्ष को लग रहा है कि यहाँ बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी है। अरे भाई, जब हम ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू खिसका रहे थे तो हर विजुअल एंगल बढ़ रहा था, तो ऐसे जब हम इसको ऐसे थोड़ा सा तो खिसकाया ही है ना, थोड़े से तो खिसकाया ही है, तो बीटा बढ़ गया। अब सुनिए, यहाँ एक तीर से दो शिकार बताता हूं क्या। पहला चीज फायदा कि हम अब आंखों पर अल्फा नहीं बीटा बन रहा होगा, और दूसरा फायदा कोई सोच के बताएगा, दूसरा फायदा क्या मिला? तेल के साथ कंघी फ्री मिली है इसमें। दूसरा फायदा ये मिला कि ऑब्जेक्ट, आंखों पर जो आंखें पहले 25 सेंटीमीटर से आ रही थी, 25 सेंटीमीटर, सिलरी मसल्स टाइट थी, पूरी दम लगा दी थी आंखों ने, फिर भी सारा कुछ दिख नहीं, ढंग से दिख नहीं रहा। अब आंखों पर लाइट इंफिनिटी से आएंगी, सिलरी मसल्स बिकम्स रिलैक्स्ड हो चुकी, मजा आ गया, सिलरी मसल्स को आराम भी मिल गया और पहले से बड़ा भी दिख रहा है। हो गए ना एक तीर से दो शिकार। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये जो मैंने रे डायग्राम दिखाया है, इसको इसीलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, शॉर्ट में एनए। क्यों बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट? बिकॉज सिलरी मसल्स बिकम्स नॉर्मल। है ना फायदे? भाई फिजिक्स हमेशा क्या चाहती है कि यदि एक के संग तेल के साथ कंघी फ्री मिल जाए तो बढ़िया बात है ना। तो हमने सिर्फ अल्फा को बीटा नहीं किया, और मात्र क्या, लेंस के प्रयोग से हमें यह एडवांटेज मिल गया, यदि मैं लेंस का प्रयोग नहीं करता तो मुझे ये आगे खिसकाना अलाउड नहीं था। यदि मैं लेंस का प्रयोग, अब आप सोच रहे हो कि लेंस का फायदा क्या? लेंस का फायदा ये है कि यदि मैं लेंस नहीं प्रयोग कर रहा था तो ये मुझे आगे खिसकाना अलाउड नहीं था, लेकिन लेंस की मदद से मैं इसे आगे खिसका पा रहा हूं, क्योंकि आंखों को कौन सा ऐसे देखना है। अब आंखें तो ये देखेंगी, आंखें तो वो देखेंगी जो ये दिखाएगा। इस समय ये इंफिनिटी पे से फेंक रहा है, एक तीर से दो शिकार हो गए। लेकिन अब आगे की कहानी। अच्छा, यहां पर यदि मैं बीटा को भी नियरली इक्वल टू 10 बीटा मानू तो बताना, फॉर्मूले को देख के बताओ, 10 बीटा को, इस डिस्टेंस को मैं बताओ, ये डिस्टेंस तो एफ है ना, चलो यू लिख देता हूं, यू। हालांकि पता है यू की वैल्यू एफ है क्योंकि फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, लेंस के फोकस पे रखा है, ठीक है। तो बताइए 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी इस फिगर में? 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एच अपॉन यू। ये मैं इसलिए कैलकुलेट कर पा रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आपको बीटा अपॉन अल्फा करना है, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है।
तो इसलिए बीटा अपने हथियार तैयार रखो। तो बीटा को नियरली इक्वल टू बीटा लिख के tan बीटा लिख के h अपॉन u। अब कहानी में एक और अभी कहानी, बाई चांस आंखों पर बनने वाला ये जो एंगल बीटा है, जो आप पहले से बढ़ा चुके हो, आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो ये और बड़ा बने, तो अभी इसमें गुंजाइश है, आप ऑब्जेक्ट को अभी और खिसका लो, गुंजाइश है, अभी बची हुई है। ठीक है, एक चीज से कॉम्प्रोमाइज अब करना पड़ेगा, अब आंखों को थोड़ा कष्ट दे लेना। इस समय हो जाए तो वेल एंड गुड, इससे तो बढ़िया क्या होगा बोलो भाई, इससे बढ़िया क्या होगा, वेल एंड गुड। लेकिन मतलब इसमें तो दो फायदे मिल रहे हैं, बीटा बढ़ के भी मिल गया, आंखें रिलैक्स भी हो गई। बाई चांस यदि आप इस बीटा से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगला फिगर देखिए। आप जरूरी नहीं है यहां आई बॉल बनाओ, आंखें भी बना सकते हो, ठीक है आंखें। अब देखिए फिर से मैं इसीलिए सीध में लेके आ रहा हूं फिगर, क्योंकि मैं सीध में ही लेके समझा पाता हूं। वही लेंस वही है जिसकी फोकल लेंथ 25 से कम होनी चाहिए, उसका रीजन भी अभी आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। पीछे आई बॉल, अच्छा मैं अपनी बार आई बॉल नहीं बना रहा, आंखें कैसे बना सकते हो वो भी देखना, एक और तरीका। ये सीध, ये कितनी दूरी पर है, पॉइंट ए, कितनी दूरी पर है ये बताओ, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, जल्दी बोलो, ये दूरी कितनी है। सीध में लेके आ रहा हूं, लेंस की सीध में ही, जल्दी बताओ। तभी हाँ बेटा हर्ष, मैं एक्चुअली जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ आप ठीक देख रहे हो कि नहीं। वैभव माधव बिल्कुल ठीक। गर्ल्स कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो आप, मृदु ने दिया, हाँ डी जयंत बिल्कुल ठीक। ये 25 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऑब्जेक्ट यहां पर इस समय ये रहा एफ, ये वाला पॉइंट एफ। अब यदि आप इस बीटा से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इसे और खिसका दीजिए। अब आप बताइए, यदि सीध में देख पा रहे हो तो क्या आपका ऑब्जेक्ट और खिसक गया या नहीं खिसक गया। और यदि ये खिसक गया, दिख रहा है ना मैंने एफ ये रहा, उससे भी इधर ले आया हूं, तो बीटा और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे पास ला रहे हो एंगल तो बढ़ रहा है ना, तो और बढ़ेगा। मान लो आप उस बीटा से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, अच्छा लेकिन एक चीज बताइए, जैसे ही मैं इसको यहां लेके आऊंगा, इमेज वर्चुअल इरेक्ट यहां बनने लगेगी, क्योंकि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लेंस और उसके फोकस को क्रॉस कर देता है, फोकस और इसको क्रॉस कर देता है, फोकस को भी इधर की तरफ क्रॉस कर देता है, तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बननी स्टार्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो होगा, यहां जो आपको इन्फिनिटी के मजे आ रहे थे, सिल्टरी मसल्स रिलैक्स थी, अब इमेज यहां बन जाएगी। थोड़ा और आगे खिसका दो, यदि आप अब भी बीटा से सेटिस्फाइड नहीं हो तो इमेज यहां आ जाएगी। थोड़ा और आगे खिसका दो, इमेज यहां आ जाएगी। थोड़ा और आगे खिसका दो, लेकिन ये भी कोई भगवान नहीं है, इसकी भी आके एक लिमिट खत्म होगी। वो वाला फिगर देख लीजिए। अब मैं इसको खिसकाते 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 सपोज करो यहां ले आया, यहां ले आया, देख रहे हो आप ऊपर से, पहले ऑब्जेक्ट यहां था, अब मैं उसको सीध में देखो और आगे खिसका दिया, एच हाइट गई है। अब इतना खिसका दिया, मान लो ये यू है, अब मैं अपनी चालाकी भी चल रहा हूं, देखिए अब इसका रे डायग्राम, क्योंकि फिर बेटा मिलती नहीं है ना, देखिए रे डायग्राम देखना, एक रे पीछे क्या किया मैंने उसे भूल जाना, वो मेरा चंट बनाए, क्योंकि हाँ ये रहा ऑब्जेक्ट, एक रे जो यू गई ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी, बोलो जाएगी नहीं जाएगी। एक रे जो यूं गई, वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल गई वो फोकस से चली गई। अब ये आगे जाके मिलेंगे नहीं, पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। अब देखिए कहाँ इंटरसेक्शन कराया है मैंने, ये यहाँ, ये। अब बताइए, लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेंस के लिए ये इमेज है, लेकिन पीछे, अच्छा ये एंगल बीटा हो चुका है ना, बीटा इससे भी बड़ा है ये बीटा, आप चाहो बीटा डैश लिख सकते हो, तो जो ठीक है। अच्छा यदि मैं इसे थोड़ी देर के लिए बीटा डैश बोलता हूं, थोड़ी देर के लिए बीटा डैश, हालांकि बाद में बीटा कर दूंगा, तो अल्फा बीटा बीटा डैश, ये ट्रू है फॉल्स है, ये बताओ। अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा बीटा डैश, ये फिगर ट्रू है या फॉल्स है? जी हाँ ये ट्रू है, और बढ़ गया। लेकिन अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब तुम इसे आगे नहीं खिसका सकते, वो लिमिट बता रहा हूं। क्योंकि एक बात बताइए, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी,
ठीक है, आपने इसे और आगे खिसकाया तो इमेज 200 पे आ गई होगी, और आगे खिसकाया 50 पे आ गई होगी, और आगे खिसकाया। इसको खिसकाते 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 इमेज जो इससे पहले फिगर में इंफिनिटी पे थी, वो खिसकते खिसकते यहाँ पे आ गई 25 पे। अब क्या होगा बताइए, पीछे जरूरी नहीं आप आई बॉल ऐसे बनाओ, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, आंखें ऐसे भी बना सकते हो, आई बॉल ऐसे। अब आप बताइए आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आंखों के लिए ऑब्जेक्ट अब कैसे बताओगे, रुक जाओ मैं नाम देता हूं 1 और 2, 1 और 2। बताइए आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, बिल्कुल ठीक हर्ष, ऑलमोस्ट सब ठीक दे रहे हैं। अब आंखों के लिए तो ऑब्जेक्ट वो है, अब आंखों पर रे कितनी दूरी से आ रही है ये बताओ, आंखों पर रे ये दूरी कितनी थी 25 थी ना, इसलिए मैं सीधे लेके आ रहा था। अब आंखों पर रे 25 से आ रही थी, आने लगी। इस वाले फिगर में आंखों पर रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, थोड़ा और खिसकाया होगा तो और पास, मतलब पास से आने लगी होंगी, पास से। अब आपने ना सिंपल माइक्रोस्कोप का लास्ट वाला भी जूस निकाल दिया है, गन्ने वाला जूस निकालते हैं ना, साला गन्ना डालते ही जाता है, फिर उसी को लेके फिर ले आता है, साला मक्खी भी भिनभिनाना बंद कर देती है, तब तक वो खिंचता रहता है। आपने पूरा जूस निकाल दिया है, क्योंकि अब मुझे बताओ, यदि मैं जैसे आगे खिसकाए जा रहा हूं, खिसकाए जा रहा हूं, खिसकाए जा रहा हूं, अब क्यों नहीं आगे खिसका सकता मैं, लो एक और फिगर इसके नीचे, क्यों नहीं आगे खिसका सकता, मैं क्यों बोल रहा हूं ये लास्ट लिमिट है, जूस निकल गया इसका, क्योंकि यदि मैं ऐसे खिसकाऊंगा तो ये भी खिसकेगी, और ये 25 पर तक तो आ चुकी है यार, आंखों पर, आंखों के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना। अब आंखों पर रे तो 25 से आ रही है ना, यदि आप इसे खिसकाओगे तो फिर वो 24 से आएंगी, फिर आंखें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आंखें मना कर देंगी, ना 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 अब नहीं। तो दिस इज द हाईएस्ट मैग्नीफाइंग पावर विच यू कैन गेट, विच यू कैन गेट फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। लास्ट जो, यदि आपका काम यहां हो जाता है तो आप इसी को प्रीफर करोगे, लेकिन यहां नहीं हो रहा तो ये लास्ट लिमिट है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके और इसके मैं तब मानूंगा जब समझ में आ गया, क्या इसके और इसके बीच में कोई फिगर बन सकता था या नहीं, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में फिगर बन सकता था या नहीं, ये बताइए, मैं तब मानूंगा। जी हाँ प्रियांशु, बन सकता था, और यदि हमारा काम उन फिगर में कहीं हो जाता तो हम यहां तक नहीं आते, ये लास्ट लिमिट है। तो एग्जाम में क्या आता है, ये शुरुआत की है उसने मैग्नीफाइंग देने की, यहां से वो शुरुआत कर रहा है और यहां पे वो एंड कर रहा है। यहां पे बताइए बीटा, बताना, वही बीटा को tan बीटा लिख दूं तो बताइए tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये u है, h अपॉन u। पहले जो मेन चीज थी ना, मेहनत का काम आपने कर लिया, सीरियसली मेहनत का काम तो आपने कर लिया। असली मेहनत ही यही थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम काम कैसे लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ बस d से कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ d से कम होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को पहले फोकस पे रखो, यदि तुम्हें वही मजा आ जाए तो मजे लो, लूट लो, वहां मजा नहीं आ रहा तो थोड़ा और आगे खिसकाओ, और आगे खिसकाओ। आंखों को कौन सा उसे देखना है, आंखें तो वो देखेंगी जो लेंस दिखाएगा। इस वाले लास्ट फिगर में इसके लिए भले ही ये ऑब्जेक्ट हो, पर इसके लिए ये इमेज है, और इसकी इमेज आंखों के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और पीछे आप पीछे बॉल भी बना सकते हो और आंखें भी बना सकते हो। मैंने यहाँ बॉल इसलिए बनाई ताकि आपको दिखा सकूं कि जो बीटा यहाँ बनना है वही आंखों पे चला जाता है बीटा। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब इसके साथ एक मैथमेटिक्स और है, टाइम बहुत हो रहा है मैं मानता हूं, न्यूमेरिकल कल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बीट मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम से लिखेंगे, और मैग्नीफाइंग पावर का एक नाम और क्या बताया था मैंने, एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो होती है बीटा अपॉन अल्फा। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोड में पढ़ना है। अब बताइए, चाहे वो ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, बीटा हर बार h अपॉन यू और h अपॉन यू ही आ रहा है ना, तो बीटा की वैल्यू h अपॉन यू है, चाहे देख लो ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो, और चाहे इनके बीच में कोई भी फिगर हो, h अपॉन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h अपॉन यू अपॉन अल्फा, अल्फा ये वाला था जब हमने मदद नहीं ली थी माइक्रोस्कोप से, तब h अपॉन डी। हाउ विल यू डिफाइन अल्फा? अल्फा इज दैट विजुअल एंगल विच इज फॉर्म एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये h अपॉन डी। समझदार हो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो पिट रहा है पीट दो। मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ d अपॉन यू बच रही है। आप मॉड केवल u पे यूज करिए, क्योंकि d तो 25 ही रखोगे आप, d इज अ कांस्टेंट 25 सेंटीमीटर। तो किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो d अपॉन यू होगी, d अपॉन यू, ठीक है। ये है जनरल फॉर्मूला,
कभी भी यूज कर सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब लेकिन जनरली सवाल जो आते हैं आपके, रे डायग्राम जो आते हैं वो जनरली या तो ये वाला आता है या ये आता है, ये या ये, जनरली जो सवाल आते हैं वो ये या ये वाले आते हैं। इसलिए इनकी मैं निकाल के, ये दो स्पेशल, ये दो क्या है, ये दो स्पेशल केस हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के। तो चलिए स्पेशल केसों में क्या फॉर्मूला शेप ले लेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये वाला फिगर, पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट अपने आप में वो वर्ड है कि सिलिटरी मसल्स रिलैक्स हैं। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यही होगा और क्या होगा। पर इस केस में आपको यू पता है ना, बताओ यू की वैल्यू कितनी है। इस वाले केस में यू आपको पता है ना कितनी है। जी हाँ मृदु, वेरी गुड, फास्ट एंड फ्यूरियस, माइनस है, यू की वैल्यू माइनस एफ है। अरे इस केस में आपको पता है यू, तो यदि कोई पूछे कि वैसे तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला ये है, जनरल, आप इसे तो याद करोगे राजी राजी, ये याद हो जाए तो बोनस है। अब लेकिन मैग्नीफाइंग पावर में आपको यू नहीं मॉड यू रखना है, तो मॉड यू कितना हो गया, पॉजिटिव एफ, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, डी अपॉन एफ। लेकिन ये मैग्नीफाइंग पावर जो डी अपॉन एफ आई है, ये कंडीशन अप्लाइड है या नहीं बोलो। हर समय नहीं यूज कर सकते, ये केवल इस फिगर में, सिनेरियो में यूज कर सकते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं एन ए। एन ए का मतलब दिस इज मैग्नीफाइंग पावर इन एवरी केस, even in this case, but this is magnifying power in case of normal adjustment. इसके सवाल फ्रीक्वेंटली आते हैं इसलिए मुझे अलग से बताना पड़ रहा है, वरना इसे नहीं भी बताऊं तो आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। समझ में आ गया। और ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी है। अच्छा मिनिमम क्यों है बताओ, क्योंकि उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा तो मैग्नीफाइंग पावर ये भी नहीं देगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दो, यहां तक समझ में आया या नहीं। और मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, तीसरी मीटिंग नहीं लूंगा, है ना, तीसरी मीटिंग नहीं लूंगा क्योंकि फिर ज्यादा हो जाता है। नहीं, यहां तक तो समझ में आ गया, सिर्फ बॉयज को समझ में आ रहा है, और एक मृदु गर्ल्स में अल्पना को भी आ गया। ठीक है, गर्ल्स थोड़ा फेवर कम करती है, शिका आयुषी, ठीक। चलिए अब इधर देखिए मिनिमम। अब सुनो, एक बार वीडियो चाहे दोबारा देख लेना, लेकिन देखना जरूर। ये समझ में आ गया ना, अलग टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब कॉपी है, थोड़े थोड़े अपडेट है बस को। अब आपको ये रीजन बताता हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि फोकल लेंथ डी से कम ही चाहिए मुझे। गौर से देखो, जब डी और एफ का मतलब मैग्नीफाइंग पावर ये वाली आ रही है, ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, तो एफ की वैल्यू डी से कम होगी तभी तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। या फिर मैं नहीं समझे, दोबारा देखिए, बताना। सिंस कंस्ट्रक्शन के समय ही डी की वैल्यू एफ से बड़ी ली थी मैंने, या एफ की वैल्यू डी से छोटी ली थी ना उसी समय कि मुझे ऐसा लेंस चाहिए, नहीं मुझे वही चाहिए लेंस, मुझे फोकल लेंथ नहीं, मुझे 24 का चाहिए, 20 का, 25 से बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं क्यों जिद कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी फोकल लेंथ डी से छोटी होगी तभी तो डी अपॉन एफ ग्रेटर देन 1, जो कि मैग्नीफाइंग पावर है, मिनिमम से मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी 1 से बड़ी आएगी। बढ़िया, यानी ये दूर की सोच थी। यदि आपको मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी 1 से बड़ी चाहिए तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आपके इस सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ डी से कम होनी चाहिए। और लास्ट, आज का लास्ट, इस वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर और निकालते हैं। फॉर्मूला तो यही लगेगा डी अपॉन यू, पर इस केस में यू आपको पता था, इस केस में यू आपको पता था ना, इस केस में यू तो नहीं पता, पर आपको यह पता है कि यू की वैल्यू कुछ इस अंदाज में कि वी इमेज डी पर बन रही है या नहीं बोलो। आप बताओ, इस केस में तो यू पता है साफ की फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस केस में यू तो नहीं पता, पर तुम्हें पता है कि हमें यहां पे रखना है कि इमेज 25 पे बने, तो यू निकाल लेते हैं। पता ना 1/v माइनस 1/u 1/f होता है, ये 1/f होता है। यू मुझे पता नहीं हो, जो पता नहीं है उसे हाथ नहीं लगाते। बताइए इमेज कहां बन रही है, माइनस डी पर, -25 पे बन रही है इमेज, माइनस डी पे। फोकल लेंथ जो भी होगी वो प्लस में ही होगी, तो -1/u कितना आ गया, 1/f प्लस 1/d, यही तो हो गया। लेकिन मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालते समय 1/u नहीं, 1/mod u चाहिए। तो ये माइनस आ रहा है तो उड़ा दो इसको,
वैसे तो यू क्या बताएगा कि भैया उल्लंघन बन रही है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर को निकालने के लिए देखो, एक मिनट, मैग्नीफाइंग पावर ऐसे लिख दूं मैं, डी अपॉन वन अपॉन, देखो इसको ऐसे लिख दूं, डी को और वन अपॉन यू को साइड में। तो अब आप बताइए, डी की जगह डी वन अपॉन यू, यानी आपको ये साइन हटा सकते हो, मॉड यू, क्या लिखूं ब्रैकेट में, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। लास्ट बार और पूछ रहा हूं, समझ में आया नहीं आया ये स्टेप, ये वाला स्टेप कि डी की जगह डी और वन अपॉन यू, एक्चुअली वन अपॉन मॉड यू रखना है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, माइनस का क्या काम है, रख दिया। इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी अपॉन एफ प्लस वन, ये इसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा नहीं जनरेट कर पाएगा ये, निचोड़ लिया तुमने, गन्ने का जूस निकाल दिया। और एक चीज देखिए, ये वाले केस में मिनिमम से मिनिमम आ रही थी डी अपॉन एफ, डी अपॉन एफ, और अब आ रही है डी अपॉन एफ में प्लस वन, यानी इससे तो ये ज्यादा है ना। और आप इसकी सेंसिटिविटी भी देखिए कि मान लो डी अपॉन एफ 5 आ रहा है, तो ये आंसर 6 आएगा ना, ये आंसर 5 आ रहा है तो ये 6 आएगा, यानी 5 और 6 के बीच में भी बहुत सारे मैग्निफिकेशन मिल जाएंगे, 5, 5.1, 5.2, 5.3। लेंस में थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज करते हो ना तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं इस डिस्टेंस पर आके। चलो तो बेटा बहुत हो गया, पढ़िएगा, समझिएगा, और अगली क्लास तक इसे भूलना मत, सवाल नहीं कर पा